आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब सरकार बनी हुई है और सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी सारी उम्मीदें लोगों की उसके साथ थी, लेकिन कई शिकवे शिकायतें भी हैं। बसपा राजनीतिक दल है, ये सब आप जानते हैं, और जम्मू कश्मीर में बसपा की राजनीति आपने देखी है, पिछले कई सालों से चल रही है। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बसपा अपनी बात हमेशा रखती आई है, और आज भी बसपा के वो बड़े नेता उन मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं जिन मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद खामोश है, चुप्पी साधे हुए है। उन मुद्दों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो जगाने जा रहे हैं, उनको बताने जा रहे हैं कि कौन से मुद्दे हैं जिन्हें शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस देखना नहीं चाहती या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद भूल गए हैं। उन पर बात करने के लिए हमारे पास बसपा के बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बसपा के जनरल सेक्रेटरी शशि भूषण थापा हमारे पास हैं, एडवोकेट। उनसे पहले सवाल उनसे लेते हैं, उसके बाद गुरबख्श हमारे साथ हैं, उनसे सवाल लेंगे, और हमारे साथ चरणजीत चड़गोत्रा जी हैं, उनसे सवाल लेंगे। ये सवाल हम आपको बताएंगे कि क्या सवाल हैं और इन सवालों की अहमियत क्या है, जम्मू कश्मीर से ये जुड़े हुए क्यों हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में सर आपका। जय भीम सर जी। मुझे एक चीज़ बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा आप किसे समझ रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, आप भी राजनीतिक दल हैं और नेशनल पार्टी है आपकी। जम्मू कश्मीर में भी आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा, और अब आप क्या सोच रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कर रही है या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले हैं उससे आप खुश हैं? उनसे आप सेटिस्फाई हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट रही हैं जो आप उनकी नॉलेज में लाना चाहते हैं? संसार जी, पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा। आप हमेशा उन मुद्दों को सामने लेके आते हैं जो जम्मू कश्मीर के हित में रहते हैं हमेशा, और आप हमेशा दबे कुचले लोगों की जो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होती हैं, वो उनको उजागर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं मीडिया के हिसाब से आपको इसकी मुबारक देना चाहता हूँ कि आप हमेशा इन मुद्दों को राइज करने के लिए हमेशा हमें मौका देते हैं। तो आपने बात की मौजूदा सरकार की, हमें 10 साल के बाद ये सरकार मिली है। तो संसार जी, हमारी बहुत सारी उम्मीदें जो है, हमारे साथ साथ हमारी जहाँ की जो जनता है, खासकर जम्मू की जनता है, हमेशा महरूम रह जाती है अपनी मुद्दों से, अपनी चीज़ों से, अपनी प्रॉब्लम से। वो हमेशा महरूम ही रही है। इससे पहले 10 साल से पहले जो हालात थे, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें जम्मू के लोगों ने की कि उनकी बहुत सारी जो है मुश्किलात हैं वो जो है वो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन जब वो नहीं हुई, लेकिन अब जो गवर्नमेंट आई है, हमने भी इलेक्शन लड़ा, हमने भी हालात जो है झेले हैं। एक सोच थी, एक कोशिश थी कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो यहाँ आए और वो सरकार हमारी जो परेशानी उनका हल निकाले। उसमें सबसे बड़े जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो हमारी गरीब लोगों की, SC ST लोगों की जो जगह, जो लैंड्स, आप जान सकते हैं कि अलॉटेड लैंड्स हमें अलॉट की गई थी, और स्टेट लैंड जो कुछ थी और कुछ कस्टोडियल लैंड थी। ये जो लैंड्स थी, पिछले दिनों, आप इस इलेक्शन से पहले की बात है, ये मुद्दा बड़ा गरमाया था कि ये जो स्टेट लैंड है ये भी छीन ली जाएगी, कस्टोडियल लैंड भी छीन ली जाएगी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला जी, जो कि यहाँ इस रियासत में उन्होंने ही जहाँ के दबे कुचले लोगों को ये जगह जो अलॉट की थी, और वो अलॉटेड जगह चाहे वो कस्टोडियन थी, चाहे वो स्टेट लैंड थी, जहाँ वो कुछ भी अलॉटमेंट उन्होंने की थी, वो जो लैंड उनके टाइम के ऊपर जो गरीब लोगों को हमें लैंड मिली, उनके ऊपर वो बेचारे मजारे थे, टेनेंट थे। लेकिन मैं स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला जी का आज भी नाम लेता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर में किसी ने दबे कुचले लोगों को लैंड ऑनर बनाया तो वही शख्स थे। आज भी उनका नाम चलता है। मैं आज की जो मौजूदा सरकार है उससे यही उम्मीद करता हूं कि उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए, उन्हीं लोगों को जिनको ये अलॉट की गई है, जिनको ये सरकारी जगह दी गई थी दबे कुछ लोगों को, उनको उनका मालिकाना हक देने की उम्मीद जो है अब जाग गई है। हम NC नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है उससे ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे जो गरीब लोग, क्योंकि देखिए सर, शेड्यूल कास्ट लोगों के पास कोई जगह नहीं थी, किसी ने उनको जगह कभी दी नहीं, और ना ही उनका इतना ओहदा था कि वो इन लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड लोग थे, वो उनके पास काम करते थे। तो हमारे स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला जी ने ही उनको ये जगह बिग लैंड स्टेट एक्ट को जो है वो करा के उनको ये जगह दी थी। आज वो उम्मीद फिर जागी है कि जो पिछले 10 साल से हरासमेंट हमारे लोग झेल रहे थे, आज वो उम्मीद जागी है कि उनको कम से कम वो जो स्टेट प्रॉपर्टी है, जहां अलॉटेड जगह है, आप जान सकते हो कि अलॉटमेंट हो गई,
पर उस अलॉटमेंट के ऊपर आज तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने उन पे केस करके रखे हुए हैं। इवन वो सरकार से डरते रहते हैं। इवन वो लोकल जो पुराने उसके जो लैंडलॉर्ड थे वो आज तक उनको डरा के रखते हैं कि ये जगह तो हमारी है। तो मैं आज की जो सरकार है स्पेशली जम्मू के लोगों के फेवर में बोलते हैं, क्योंकि शेड्यूल कास्ट मैक्सिमम जो लोग जम्मू से ही बिलोंग करते हैं। तो मैं उनसे ये उम्मीद लगा के बैठा हूं कि कम से कम जो उनकी आवाज है उनके कानों तक पहुंचे, और इस चीज को जो हमारे स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला जी की लाइन पे चलते हुए उस उम्मीद को आगे जागृत करके इनको उनका मालिकाना हक दिया जाए, चाहे वो कस्टोडियन लैंड है, चाहे वो स्टेट प्रॉपर्टी है, चाहे वो रोशनी एक्ट के अंदर जो बहाल की थी उसके वो लैंड है, और अलॉटेड जगह बहुत सारी है हमारे पास, मालिकाना हक आज तक नहीं दिया नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा है। ये बहुत मुद्दा रिंग रोड का टोल के ऊपर जो मुद्दा गरमाया हुआ था, वहां पर ये चर्चा हुई है कि कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों की जगहें जो हैं वो अक्वायर की गई हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा उन्हें नहीं मिला है। हालांकि ये कहा गया है कि बड़ी जल्दी उनको मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, ये जो मैंने बात पहले अपनी रखी है, ये मुद्दा उससे भी जुड़ता है। आप रिंग रोड के साथ देखिए, मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट, छोटी कास्ट, दबे कुचले लोगों की जगह है, और वो जगह है क्योंकि देखिए रिंग रोड किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था इस तरह से निकल के इस तरह चले जाएगा। आज वो जगह जो ऐसे लोकेशन पे उनको जगह दी गई थी, वो जगह रिंग रोड में आ गई। अब आप कहते हैं मुआवजा हम इसलिए नहीं, मैं कल तहसीलदार साहब को सुन रहा था, एसडीएम साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि इनके डिस्प्यूट। अरे भाई डिस्प्यूट कहाँ है? आपको गवर्नमेंट ने जगह अलॉट की, उसी गवर्नमेंट ने उसको मुआवजा देना है, तो भाई कहाँ डिस्प्यूट है? अगर एक गरीब के पास अलॉटेड जगह है, अगर एक गरीब के पास कस्टोडियन जगह है, आप कहते हैं कस्टोडियन गवर्नमेंट की जगह है। अगर कोई लैंड, कोई आपकी सरकारी जगह है तो किसने दी? गवर्नमेंट ने दी। आप कहते हैं ये गवर्नमेंट जगह है, भाई आपने ही दी, और आप उसका मुआवजा देते। जब आपने डिक्लेयर किया कि छोटे लोगों को, दबे कुचले लोगों को, गरीब लोगों को, मैं गरीब की भी परिभाषा बीच में लाता हूँ, चाहे वो किसी भी कास्ट से जुड़ते हो, गरीब किसी भी कास्ट से जुड़ता हो, अगर उसको आपने कोई जगह अलॉट किया लैंडलेस होने पे, तो कम से कम आपकी लाइन क्लियर होनी चाहिए कि उसको अगर प्रॉपर्टी दिया तो उसका मुआवजा भी दिया जाए, चाहे गवर्नमेंट रेट पे दिया जाए। ऐसे लैंड को ये डिस्प्यूटेड लैंड कहते हैं। तो हम लोग तो मारेंगे, पहले भी मारेंगे और आज भी मारेंगे। आज जो रिंग रोड पे जो मुआवजे नहीं मिल रहे हैं, आप एक डाटा निकाल के चेक कर लें, उसमें से मैक्सिमम आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग मिलेंगे, और बाकी कैटेगरी के लोगों को सारा मुआवजा मिल चुका है। वो आज भी बेचारे रास्ते पे घूम रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करें किसके आगे? तो आज मैं स्टेट गवर्नमेंट के आगे ये रिक्वेस्ट करता हूं बसपा की साइड से कि आप हमारे मुद्दों को ध्यान से सुने, हमारे लोगों को देखें कि हम लोग जिस जगह पे आप लोगों ने हमें बिठाया था, ये तो आपकी प्रायोरिटी बनती है कि उस लाइन को चलाते हुए आप उनको मालिकाना हक दें और उनका मुआवजा जल्दी से जल्दी तय करें। ये एक बड़ा सवाल है, और ये सोचना होगा कि आखिर इतना समय क्यों लगा, इस चीज़ को इतना समय नहीं लगना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शशि जी बात करने के लिए। एडवोकेट शशि जी हमारे साथ हैं, और गौरव गुरुबख्श हमारे साथ हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं जेके यूटी के। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा इस प्रोग्राम में। आप आए और आप अपनी बात रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि डेली वेजर्स का एक मुद्दा जो है वो गरमाया रहा, अखबारों में छपा, न्यूज़ पोर्टल्स ने उसे चलाया, हम लोगों ने भी कई बार चर्चा की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब तो सरकार बन गई, और सरकार क्या इसके बारे में सोच रही है, और खासकर आपकी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी क्या सोच रही है? शुक्रिया संसार जी। जैसे कि आपने बताया हमें कि जी डेली वेजर का जो मुद्दा है, कुछ समय पहले मेरी बात हुई कुछ डेली वेजर मुलाजमों से, जो मतलब काफ़ी समय से जो डेली वेजर पे काम कर रहे थे। उम्र निकल गई, कई तो रिटायर हो गए डेली वेजर। मतलब अब वो यहाँ तक बोलने लगे हैं कि अब हमें ये भी उम्मीद नहीं थी कि हम शायद इसको रेगुलराइज मतलब हम हो पाए कि नहीं हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में एक उम्मीद फिर से एक बार जगी है। और मुझे भी मैं अपने तौर पर अगर आपसे कहूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर ये सरकार चुनकर आई है तो लोगों की उम्मीदों पर मुझे लगता है खरा उतरेगी, और इनको उतरना भी चाहिए क्योंकि लोगों ने इनको वोट दिए हैं। और जहाँ तक जम्मू का सवाल है, और जम्मू में काफ़ी सारे वर्कआउट हुआ, जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा कि बीजेपी ने उनके प्रेसिडेंट थे, वो कहते थे, उनको आश्वासन देते रहे कि हम इनको रेगुलाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
लेकिन असलियत में बात यह है कि जो सरकार अभी चुनकर आई है, मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इनका ये पहला ये होना चाहिए कि उन लोगों के, क्योंकि डेली वेजर में काम कौन करेगा जो छोटे स्केल पे काम करके अपना पूरा मतलब लाइफ उसने उस डिपार्टमेंट को दे दी। तो इस आज की इतनी महंगाई में उनका कैसे, आप समझ सकते हैं कि उनका घर कैसे चलता होगा। तो अगर वो गरीब लोग जो डेली वेजर में हैं, अमीरों के जहाँ हाई प्रोफाइल लोग तो वो तो डेली वेजर में होंगे नहीं, तो चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, तो वो जिस वर्ग से भी हैं वो गरीब हैं। मतलब आप चाहते हैं गरीब तबके के लोगों को अगर उन्हें रेगुलाइज करने में, मुझे लगता है कि ये सरकार को जल्दी से जल्दी कोई स्टेप लेना चाहिए, ताकि उन लोगों को एक उम्मीद जगे और वो अपना जो है इस गवर्नमेंट को जो है वो शुक्रिया अदा भी करें। बाकी रही बात, जहां तक आपने देखा कि अभी हाल ही दिनों पिछली बार हमारे यहाँ कुछ मुलाजिम थे, तो उन्होंने काफी प्रोटेस्ट भी किए, बीजेपी के द्वारा उनको काफी आश्वासन दिए गए कि हम ये करेंगे वो करें, लेकिन हालात में कुछ नहीं हुआ। मौका ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कुछ नहीं हुआ। हो रहा था प्रोटेस्ट। मैं ये चाहता हूँ कि कश्मीर से जो लोग यहाँ आते हैं तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, और जहाँ से जो लोग कश्मीर में जाते हैं तो उनका एक टाइम बाउंड होना चाहिए, ताकि उनको यहाँ पे काम करते कोई दिक्कत ना आए, और यहाँ से श्रीनगर में जाता है मुलाजिम तो उनको भी कोई दिक्कत ना आए। एक मतलब ऐसा ना हो कि एक बंदे की ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरी उम्र ही वो कश्मीर में गुजार दे और कश्मीर वाला बेचारा जो है पूरी उम्र मतलब यहाँ जम्मू में गुजार परिवार से, और उनका जो बीच में जो गैप बन जाता है और उसकी फैमिली तो डिस्टर्ब होती है, तो उसकी पूरी जिंदगी मतलब ऐसे 60 साल मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट को देता है। तो 60 साल के बीच में वो अपना कहीं ना कहीं वो सफर ही करता रहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक अच्छी पॉलिसी बनाए, ट्रांसफर पॉलिसी, जिससे मुलाजम को ये ना लगे कि हमें मतलब थोपा जा रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों ब्यूरोक्रेट्स अपने ढंग से काम करवा रहे हैं, अपने ढंग से चल रहा है। तो अभी सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं मुलाजमों को भी ये उम्मीद बनती है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा मिले, कोई रियायत मिले। सरकार आई है ताकि हमें कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिले, तो रिलैक्सेशन जो है वो। हाँ, और दूसरा इसके साथ ही मैं अगर जोड़ूं, और जो नई सरकार आई है, जो नौजवान तबका है बहुत बेरोजगारी में है, और बहुत ज्यादा मतलब बेरोजगारी इतनी ज्यादा तरपे है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन उनके लिए भी कोई रोजगार का कोई मैं तो ये कहूंगा नहीं, क्योंकि ये की ड्यूटी है कि ये अपने फुली तौर पर फैसला ले लेंगे। कहीं ना कहीं जो इनके पास अथॉराइज पावर्स हैं उनका ये यूज करके हमारे यहाँ गरीब लोगों को कुछ ना कुछ जो है ये रोजगार दे सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा गवर्नमेंट से, और मुबारकबाद दूंगा जो नई गवर्नमेंट आई है कि वो अच्छे से चले और हमारे लोगों की मदद करे। यही मेरा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपना राय है। हाँ, ये एक बात है, क्योंकि बसपा की ओर से पहली बार मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट जो है ये सामने आ रहा होगा, और उनके बड़े नेता ये चीज़ कह रहे हैं। चरणजीत चड़गोत्रा जो है ये JKUT के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में सर आपका। शुक्रिया। चड़गोत्रा साहब, सवाल ये है कि OBC समाज की अगर हम बात करें, वो SC ST OBC के मुद्दे रहते हैं। मंडल कमीशन पर अगर हम चर्चा करें तो मंडल कमीशन की डिमांड जो है काफ़ी लंबी पेंडिंग है, काफ़ी जद्दोजहद हुई है। 90 के दशक से आपके लोग लड़ रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन अभी तक आप लोगों को हासिल क्या हुआ? पहले तो शुक्रिया आपका, आपने हमें समय दिया। बहुजन समाज पार्टी के आज हमारे सभी नेतागण, मेरे शशि थापा जी, जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब बैठे हैं। काफ़ी मुद्दों में उन्होंने बात की है, और साथियों ने लैंड के बारे में बोला था मेरे, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी का तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। माननीय काशीराम साहब जब बहुजन समाज पार्टी की रहनुमाई करते थे तो वो तो बोलते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हमारी एजिटेशन तब भी चलती थी और आज भी चल रही है, और हम इसको फिर से थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथी ने ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर बात रखी, तो मेरे ख्याल में अगर ये जो रिजर्वेशन वाला मुद्दा है ये इंटररिलेटेड है। क्या अगर प्रमोशन इन रिजर्वेशन का मुद्दा अगर सोल्यूशन मतलब उसका सोल्यूशन निकल जाए और वो इम्प्लीमेंट हो जाए, तो उससे हमारे जो साथी कश्मीर के अंदर SC के खासकर तबके के जो साथी कश्मीर में
काफी समय से, लंबे समय से जॉब कर रहे हैं, तो उनको अगर प्रमोशन टाइम से मिलती है तो ग्रेड बढ़ने के साथ वो जब स्टेट कैडर में आ जाएंगे तो उसमें भी उनको बेनिफिट मिल सकता है। एक तो ये तरीका भी हो सकता है। दूसरा ये है कि जल्दी से जल्दी वो फ्रेम करनी चाहिए। मंडल कमीशन की बात हो, जहाँ प्रमोशन रिजर्वेशन के एससी समाज की बात हो, तो ये तो कोर मुद्दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, और इनको लेके हम लगातार एजुटेशन कर रहे हैं। बड़ी आस थी कि जब ये ड्यूटी इन्होंने बनाई थी तो उस टाइम मीडिया के माध्यम से, पेपरों, न्यूज़पेपर के माध्यम से बड़े लंबे लंबे लेख हमें मिलते थे कि अगर ड्यूटी बनेगी तो सेंट्रल लॉ जो है वो आप पे लागू हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन खासकर जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा अगर ठगा गया तो वो बैकवर्ड क्लास का है। और देखने वाली बात यह है कि आज भी बैकवर्ड क्लास की ये लोग शिनाख्त तक नहीं कर रहे हैं, उनकी काउंटिंग तक नहीं कर पा रहे हैं। ये सेंट्रल मुद्दा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब तक हमारी काउंटिंग नहीं होगी तो तब तक कोई पॉलिसी कैसे फ्रेम हो सकती है। और ये फिर से मतलब हमें वो 2 से 4, 4 से 8 मतलब इसी चक्कर में घुमाए जा रहे हैं, जबकि मंडल कमीशन के तहत तो 27% रिजर्वेशन लागू होनी चाहिए थी। और मैक्सिमम जो मतलब जो हिस्सा है, जो चाहे वो बैकवर्ड एरिया के नाम से या पहाड़ी स्पीकिंग के नाम से इन्होंने कोशिश की, ये वोट बैंक की राजनीति के तहत उसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो सब लोगों ने दे दिया है, खासकर बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने यही पॉलिसी फ्रेम की थी। तो अगर हम नेशनल परिपक्ष से देखें, क्योंकि यूटी है तो हमें नेशनल परिपक्ष से देखना पड़ेगा, तो नेशनल परिपक्ष के अंदर एससी के लिए रिजर्वेशन है, एसटी के लिए रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये 4 जो कैटेगरीज हैं, इसके अंदर संसारजित सभी वर्ग के लोग आ जाते हैं जी। तो ये बैकवर्ड एरिया, जहां पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पर ये लोगों को गुमराह करने का जो कार्य है सेंटर की राजनीति के तहत जम्मू के अंदर किया गया, जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया, तो हम ये डिमांड करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट से कि आप लोगों को फिर से एक बार मौका मिला है सत्ता में आने का, तो उसका जो बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए वो मिले। खासकर ओबीसी वर्ग को उनकी 27% की जो बड़ी जबरदस्त तरीके से और बड़े एक लंबे अरसे से उनकी मांग चल रही है, उसको फुलफिल किया जाए। और ये इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी पहले भी इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरी थी, और फिर से हम एक चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो है वो बड़ी जल्दी चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर साहब या डिप्टी सीएम साहब से उनसे मिलें, उनको हम वो एक डिमांड्स अपनी रखें, और साथ साथ में हम ये भी कन्वे जरूर करेंगे कि आप इस पे फौरी तौर पर एक्शन करें। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें आश्वासन नहीं मिलता है या वो इस इशू को नहीं करते, तो बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर इसको सड़कों पर लेकर उतरेगी, और फिर से वो एजिटेशन जो हम बड़े लंबे समय से करते आ रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ टड़गोत्रा साहब बात करने के लिए। तो बहुजन समाज के ये 3 बड़े नेता, जनरल सेक्रेटरी, जेकेयूटी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शशि भूषण थापा, और जेकेयूटी कोऑर्डिनेटर गौरव गुरबख्श हमारे साथ हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जेकेयूटी के चरणजीत टड़गोत्रा हमारे साथ थे। मुद्दे बड़े साफ और स्पष्ट हैं कि डेली वेजर्स को लेकर के इनकी एक डिमांड है कि उन्हें रेगुलाइज किया जाए, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, और बेरोजगारी के मुद्दे पर इन्होंने चर्चा की है। हालांकि सरकार को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आज सुबह ही मैं फारूक अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था अखबार में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि बड़े सारे मुद्दे हैं, 5 साल लगेंगे इन पर काम करते हुए। बहरहाल बीएसपी ने जो कहना है वो कहा है, और डिमांड है स्टेट लैंड को लेकर के, डेली वेजर्स को लेकर के, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के, और मंडल कमीशन रिपोर्ट को लेकर के खासकर ये बात कही गई है। जो लंबे समय से डिमांड है वो फुलफिल नहीं की गई है, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो, या फिर वो सरकार पीडीपी की रही हो। ये मुद्दे रहे हैं, और इन मुद्दों को दोबारा से बीएसपी ने उठाया है, और बीएसपी कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम से मिलेंगे, सीएम फारूक उमर अब्दुल्ला से मिलेंगे। फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि वो इस वक्त पार्टी को वही देख रहे हैं। तो अगर ये मुद्दे हल नहीं होते तो एक लंबी एजिटेशन जो है बसपा दोबारा से शुरू कर सकती है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।